सलाम दोस्तों। आज भाषा पर कोई बात हो जाए। मैंने आपके लिए इस बार मराठी भाषा को चुना है। मैं करीब 45 साल से महाराष्ट्र में रहता हूं और जब से मैं महाराष्ट्र में आया तब से मेरे सामने ये सवाल था कि आखिर मराठी में इतने ज्यादा दक्षिण भारतीय शब्द क्यों हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैं खुद दक्षिण भारत से महाराष्ट्र में आया। मेरा जन्म वर्तमान तेलंगाना में हुआ था, इसीलिए मैं तेलुगु और कुछ हद तक तमिल भी जानता था। जब मैं महाराष्ट्र में आया तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ साधारण छोटी छोटी पुरानी वस्तुओं का वही नाम है जो तेलुगु में या तमिल में है। जैसे पानी रखने का एक ऐसा बर्तन जिसमें पानी भर करके और पीढ़े पे बैठ करके लोग नहाते हैं, उस बर्तन को गंगाड़म कहते हैं साउथ में। दक्षिण भारतीय भाषाओं में गंगाड़म, उसका आकार कुछ नीचे छोटा होता है और धीरे धीरे वो फैलता जाता है और दोनों तरफ पकड़ने के लिए जैसे कढ़ाई को हत्थे रहते हैं उस तरह से उसको लटकने वाले दो हत्थे होते हैं। इसे गंगाड़म कहते हैं तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में इत्यादि अलग अलग भाषाओं में। कुल मिलाकर के ये सभी द्रविड़ भाषाएं हैं, इस बारे में हमको कोई शक नहीं है। तो फिर मराठी में ये गंगाड़म को गंगाड़ बोलते हैं। चंबू मतलब लोटा होता है दक्षिण भारतीय भाषाओं में। लोटा, उसको हमारे यहां भी मराठी में चंबू कहा जाता है। उच्चारण भेद है थोड़ा सा, चंबू और चंबू। तीसरी वस्तु है, उदाहरण के लिए संचय करने के लिए, कोई चीजों को जमा करके रखने के लिए एक छोटी सी बटुए को चंची कहा जाता है। संची, ये तेलुगु या दक्षिण भारतीय भाषाओं में। यहां भी बूढ़ी औरतों को मैंने पान सुपारी वगैरह रखने के लिए और कमर में खोस कर रखने के लिए एक छोटी सी थैली या बटुए को रखते देखा, और जब मैंने उनसे पूछा ये क्या चीज है तो उन्होंने कहा ये चंची है। ऐसे हजारों शब्द आपको तमिल या तेलुगु या दक्षिण भारतीय भाषाओं के मराठी में मिलेंगे। तो जाहिर है मुझको, चूंकि मैं कुछ दक्षिण भारतीय भाषाएं अल्प विस्तर जानता था, इसीलिए उन भाषाओं के हजारों शब्दों का मराठी में होना मुझको अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। लेकिन जब मैं पुस्तकों में पढ़ता हूं तो मुझे हर जगह यही बताया गया है कि मराठी इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का हिस्सा है। भा यूरोपीय भाषाओं का हिस्सा है। भा यूरोपीय भाषाएं क्या हैं इसके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वो भाषाएं हैं जो उत्तर भारत में बोली जाती हैं और यूरोप के कई देशों में इनसे मिलती जुलती भाषाएं वहां भी बोली जाती हैं, या इनके जो बेस वर्ड्स हैं या शब्द हैं, आधार शब्द हैं, वो सब सिमिलर हैं। जैसे अंग्रेजी में हम लोग फादर बोलते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच या इटालियन भाषाओं में पीटर, पैटर और इस तरह से कहा जाता है। तो फादर, यह पैटर का थोड़ा सा
परिष्कृत रूप है, प का फ हो गया है। हमारे भाषाओं में हम देखते हैं, संस्कृत से लेकर के हिंदी तक, मराठी तक, अलग अलग जगह हम देखते हैं कि पिता, पितृ, पितृ से पिता, इन शब्दों का मतलब एक पूरा पिटारा खुलता है। ये उत्तर भारतीय भाषाओं में आमतौर पर मिलता है। तो इसीलिए मराठी में भी क्या ऐसा है? तो मैंने देखा कि मराठी में ऐसा नहीं है। मराठी में पिता को बाबा बोलते हैं, पिता को वडील बोलते हैं या कुछ और कहते हैं, लेकिन पिता नहीं कहते हैं। तो एक कदम पर आगे बढ़कर के मुझको समझ में आया कि ये जैसा हमको आज तक पढ़ाया गया है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का हो ही नहीं सकता है। फिर ये भाषा कहाँ की है? इस पर मैंने तमाम कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन अचानक मैंने एक किताब के बारे में पता चला और उस किताब को मैंने मंगाया, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके पहले ही अध्याय में इसका खुलासा हो गया। मैं आप लोगों के साथ वो साझा करता हूं। किताब अंग्रेजी में है, यह है उसका नाम, पेगी मोहन। ये जो लेखिका हैं, ये कैरिबियन देशों में जन्मी हैं। इनके पिता के पूर्वज भारत के भोजपुर इलाके से वो सूरीनाम नामक देश में चले गए थे, और इनकी माता ये उत्तरी ध्रुव के इलाके से, किसी देश से, शायद फिनलैंड से बिलोंग करते थे। लेकिन परिस्थितिवश पेगी की माता पढ़ने के लिए कनाडा आई, और कैनेडियन मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए इनके पिता आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा आए, और दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, और दोनों में प्यार हुआ, और दोनों ने सबके मना करने के बावजूद शादी कर ली। इस तरह से पेगी का जन्म हुआ। पेगी मोहन उसका नाम है। मोहन भारतीय नाम है, पेगी जो है उसका यूरोपियन नाम है। किताब का नाम है वैंडरर्स, किंग्स, मर्चेंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। इसमें से मैं एक छोटा सा अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं। मराठी इज स्पोकन बाय अबाउट 83 मिलियन पीपल इन महाराष्ट्र। ये जो जानकारी है, ये किताब लिखने के पहले की है, मतलब 2020 के आसपास की जानकारी इनके पास थी। अभी आज 5 साल और अधिक हो गए हैं, तो इस बीच में ये 9 करोड़ के ऊपर चला गया है। मतलब 90 मिलियन पीपल बोल सकते हैं हम लोग। Midway down the western coast of India, and it is officially classified as one of the Indo-Aryan languages. It is classified as one of the Indo-Aryan languages. But clearly, that was not the whole story. What Somerworth was saying was exciting, especially when he remarked that the non-appearance of extreme pidginized form of Indo-Aryan is accounted for by the fact that all writing and scholarship has traditionally been in the hands of the Brahmins and other upper castes, and these were the guardians of the pursuit of tradition. In other words, unlike Caribbean linguists who simply went out and recorded primary speech data,
Somavirth was limited to written source of information on early Marathi, and the written record would, of course, capture only the usage of the literate. पढ़े लिखों के उपयोग का ही हिस्सा रहा होगा. He never excluded the possibility that stripped down pidgins might have been there at an earlier stage, unwritten and then forgotten. Far from it, he was convinced that conditions for pidginization or something close to akin to it were present in the initial period of Aryan Dravidian contact, जब आर्य लोग भारत में आए और उनका संपर्क द्रविड़ लोगों से हुआ. उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय जो घटनाक्रम हमारे सामने आया होगा, जिसे आज हम इतने दिन बाद इतने दूर से शायद कल्पना भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उस दौर में मराठी भाषा का जन्म आज जिस रूप में बोला जाता है उसकी आधारशिला रखी गई थी. इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन साथ ही आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ मराठी ही नहीं, भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब में आपको ये बात मिलेगी. दूर दक्षिण में केरल में जो भाषा बोली जाती है आज, उसमें किस तरह से संस्कृत का प्रभाव हुआ, और ये तब हुआ जब नंबूदिरी ब्राह्मण उत्तर भारत से दक्षिण में आए और केरल में बस गए. तब उनका और स्थानीय लोगों के बीच का जो वार्तालाप हुआ होगा, उसके द्वारा एक नई तरह की भाषा का जन्म हुआ जो आज के मलयालम भाषा के रूप में हमें मिलता है. धन्यवाद.